हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम हिमांक का अवनमन का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए हिमांक क्या होता है। हिमांक क्या होता है कि जो जैसे एक लाइन होती है, कौन सी वाली, जैसे हमने पीछे पीछे वाले में पढ़ा था कि द्रव का वाष्प दाब को किसके बराबर करना होता है कि जो गैस अवस्था में उसका वाष्प दाब हो जाता है। तो अब इसमें क्या होता है हिमांक में कि द्रव का जो वाष्प दाब होता है उसको किस अवस्था, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर लेके आने को। तो अगर प्रेशर कम होगा ठोस अवस्था में, थोड़ा सा, ये बोलेंगे आपके ठोस अवस्था का तो वाष्प दाब होता ही नहीं है। नहीं, ठोस अवस्था का भी थोड़ा, मतलब हर चीज का थोड़ा थोड़ा वाष्प दाब होता है। जब हम अगर वो टॉपिक कर रहे थे उसमें हमने अवाष्पशील विलय मिलाया था ठोस, लेकिन ये इसलिए लिखा गया था वो कि वो अवाष्पशील है, उसका वाष्प नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कुछ कुछ ठोसों का होता है, तो उसको क्या लिया है हमने, ठोस अवस्था का वाष्प दाब तक पहुंचाने। जब द्रव का वाष्प दाब, हम ठोस अवस्था के वाष्प दाब के लिए क्या करेंगे, हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर को कम करने के बाद उसके बराबर ठोस को लेके आएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, हिमांक। ये चीज समझ में आ रही है। तो आगे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि हिमांक का अवनमन। हिमांक के अवनमन, किसी पदार्थ का हिमांक बिंदु वह तापमान है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। अर्थात मतलब ये चीज आगे समझ में है कि किसी पदार्थ का हिमांक बिंदु, जैसे यहाँ पे जो दिखाया गया था कि जो हम उसका तापमान गिराते हैं तो क्या होता है, वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर आता है। उस अवस्था में जो परिवर्तन हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टी एफ। ये चीज समझ में आ रही है, टीएफ। जो अगर अब यहाँ पे जो हमारा, इसको समझिए कि ये वाली लाइन किसकी बना दी है हमने, शुद्ध विलायक की बनाई है। जब हम अपने टेम्परेचर को कम करते हैं उसको हमने किया है किसका, जब हम शुद्ध विलायक को ठोस प्रावस्था के उसके बराबर, वाष्प दाब के बराबर ले जाएंगे तो हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो उस टेम्परेचर को हमने क्या लिखा है, टीएफ नॉट। इस ग्राफ को समझिए। जैसे यहाँ पे क्या है, ये शुद्ध विलायक की जो लाइन बना रखी है, ये वहाँ कौन सी है, ये ठोस अवस्था में जब उसका वाष्प दाब होगा तो हम इसका निकालेंगे। जब हम विलायक को, शुद्ध विलायक को ठोस अवस्था के वाष्प दाब तक ले जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वाष्प दाब में कमी आएगी। तो जब हमने टेम्परेचर को कम किया तो यहाँ पे वो ठोस अवस्था तक आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हम जब क्या करते हैं, जैसे आप समझिए यहाँ पे कि जैसे हमने एक बीकर लिया है, ये बीकर मान लीजिए। अब इसमें क्या है, हमने शुद्ध विलायक मिला रखा है, शुद्ध विलायक है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लेयर बनेगी वो किसकी बनेगी, शुद्ध विलायक की बनेगी। और ये वाला यहाँ पे वाष्प दाब होगा। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम ठोस अवाष्पीय विलय को इसमें मिला रहे हैं। इसको मिलाएंगे तो क्या आएगा कि जैसे यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे कुछ कुछ कण किसके आ जाएंगे, ठोस अवाष्पीय विलय के आ जाएंगे। जिससे क्या होगा कि जो प्रेशर होता है, मतलब जो वाष्प दाब होता है, वो उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। किससे, इस वाले से इसमें क्या हो गई, कमी आ गई। तो इसको ही ग्राफ को समझाया है कि हमें पता है अगर प्रेशर कम होता है तो क्या होता है कि, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है। अब यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, क्योंकि वाष्प दाब पहले क्या था, पहले विलायक का क्या था, शुद्ध विलायक का क्या था, बहुत ज्यादा था। तो क्या होगा, उसको, उसकी जो स्टेज होगी
प्रेशर उसकी वाष्प दाब की वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो जो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा मतलब उससे ज्यादा कम करना पड़ेगा। लेकिन जब हम उसका विलयन का वाष्प दाब देखेंगे, विलयन का वाष्प दाब क्या है, कम है, विलयन का वाष्प दाब कम है, तो क्या होगा कि हमें उसको ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए क्या करना है, हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कम हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा उसमें से। तो यहाँ पे ये हमने स्टेज यहाँ से ये बनाई, उसको हमने क्या बोल दिया है, टीएफ को। ये कौन सी लाइन है, विलय का वाष्प दाब की। अब ये जो अंतर आया है टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, टी एफ, ये वाला क्या है, इसमें अंतर आया है। ये चीज समझ में आ रही है। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि क्या है, जो टी एफ है उसको क्या टी एफ नॉट है, टी एफ नॉट जो है वो क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक, और जो टी एफ है वो क्या है, विलयन का हिमांक। ओके, और अब जो डेल टी एफ लिखा है हमने वो क्या है, हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब तो जानते होंगे, अवनमन का मतलब होता है, अवनमन का मतलब होता है कि उसमें कमी आना, किसमें, हिमांक में जो जितनी कमी आई है। जैसे पहले जो शुद्ध विलायक का वो था, जैसे शुद्ध विलायक का जो वो वाष्प दाब था वो ज्यादा था, तो हमने यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमने ज्यादा मेहनत की, उसको जमाने के लिए हमने ज्यादा उसको उसमें से हीट निकाली थी। अब लेकिन अब जब हमने क्या किया कि ठोस अवाष्पीय विलय को मिलाया, तो उसका क्या हो गया, वाष्प दाब कम हो गया, तो अब हमें उसमें कम मेहनत करनी पड़ी। तो इसमें क्या हुआ कि जो हिमांक में कमी आई थी उसको ही बताया है कि हिमांक में अवनमन हुआ है। हिमांक हमारा उसको जो विलय को विलायक में मिलाने से क्या हुआ है, कमी आई है। तो अब ये चीज आ गई। अब हमें ये फॉर्मूला तो हमें याद रखना है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ इजकल टू डेल टी एफ। ये तो सिंपल हमने उसमें ग्राफ से देख लिया था। अब दूसरी चीज आती है कि हम जो डेल टी एफ को किसके समानुपाती कर सकते हैं। तो ये सोचिए कि हमने इसको, ये कैसे समानुपाती होगा, सोचिए कि जैसे क्या होता है कि यहाँ पे हमने किस चीज पे निर्भर करता है, ये किस चीज पे निर्भर कर रहा है, ये सोचिए। क्योंकि ये हिमांक जो है, हिमांक में जो कमी आ रही है वो किस पे निर्भर करती है, कि जब हम विलय को किस में मिला रहे हैं, हम जब जितनी ज्यादा मात्रा में हम विलय को मिलाएंगे विलायक में, उतनी मात्रा में ही इसमें क्या होगी, कमी आएगी। ये चीज समझ रहे हैं कि जो जितना विलायक में हम किसको मिला रहे हैं, ठोस अवाष्पीय विलय को मिला रहे हैं, जितना ज्यादा हम मिलाएंगे उतनी ज्यादा परतों पे क्या आ जाएगा, ठोस के वो आ जाएंगे, तो क्या होगा, वो वाष्प में नहीं बदलने देगा, ट्रांसफर नहीं होने देगा। तो इसमें क्या होगा कि वो उसमें कमी आएगी, किसमें, हिमांक में कमी आएगी। वो किस पर निर्भर कर रहा है कि कितना विलायक में कितना ठोस मिला हुआ है, वो किससे आता है, मोलैलिटी से, मोललता, मोललता से क्या आता है, इसको निकाल के आता है। तो अब जब हमने इसको प्रोपोर्शनल किया है, तो अब हम इसका क्या करेंगे कि अब इसको खोलेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको लाएंगे तो क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा, इसमें क्या आएगा, के एफ एम। के एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक। ये के एफ, उसमें जो हमने क्वथनांक पढ़ा था उसमें क्या आया था, हमने यहाँ पे जो टीबी थी हमारा स्थिरांक क्या आया था, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक आया था। इसमें क्या आया है, हिमांक अवनमन
स्थिरांक आया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो m होता है वो क्या है, जो स्मॉल m है क्या है, मोललता है, और जो kf है वो क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक। ये चीज है। अब क्या करेंगे हम, चलो इसको खोल देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इस फॉर्मूले को। जैसे डेल टी एफ इज टू के एफ मोललता। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोल बटे किसके, विलायक का द्रव्यमान या भार। अगर ये किस में होता है, केजी में होता है। अगर हम ये वाला ग्राम में लेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले में किससे गुणा हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परासरण। परासरण के लिए पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे एक झिल्ली लगाई हुई है, दो हमने ले रखे हैं। इसमें क्या है, इधर साइड है शुद्ध विलायक और इधर साइड है विलयन, जो विलय प्लस विलायक। अब यहाँ पे ये किससे, अर्धपारगम्य झिल्ली से रुके हुए हैं, मतलब इनके बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली वो होती है जिसमें क्या होता है, विलायक के जो अणु होते हैं वो गमन कर सकते हैं, लेकिन जो विलय के अणु होते हैं वो क्या करते हैं, गमन नहीं कर सकते हैं। ये चीज देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्धपारगम्य झिल्ली वे झिल्लियां जिसमें से विलायक अणु गुजर सकते हैं परंतु विलय के अणु गमन नहीं कर सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती हैं। अब हम समझते हैं परासरण को। परासरण क्या होता है, परासरण ये होता है कि किधर से किधर, यहाँ परासरण ये है जब, ये देखिए यहाँ पे, जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कणों का गमन होता है तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। अर्थात शुद्ध विलायक के कण जब विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं तो क्या होता है, उसी क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा कि जहां पे विलायक कम होगा उस तरफ क्या होगा, विलायक के कण गमन करेंगे, मूव करेंगे उस तरफ। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुद्ध विलायक है, यहाँ पे विलायक के अणु हुए वो ज्यादा है। इधर क्या है, यहाँ पे विलय भी मिल चुका है तो इधर साइड क्या हो गया, विलायक के जो अणु होंगे वो क्या होंगे, पहले से कम होंगे। तो क्या होगा, यहाँ से जो विलायक के कण होंगे वो इधर साइड मूव करेंगे। और ये चीज, और लेकिन इस बात को समझने के लिए ध्यान रखना कि एनसीईआरटी में आप लोग कंफ्यूज हो गए। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी है, विलायक का विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, उच्च सांद्रता की से निम्न सांद्रता की ओर। ये चीज समझिए कि ये किस बारे में लिखा हुआ, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि जो विलयन है वो किधर साइड है, निम्न सांद्रता की ओर से उच्च सांद्रता की ओर। कौन, क्या चीज, विलयन के बारे में बोल रहा है। विलयन, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है मतलब विलयन, विलयन में सांद्रता कितनी होगी, 0 मानो या फिर निम्न, क्योंकि कमी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, विलय इसमें है नहीं। तो क्या होगा कि हमारी जो सांद्रता आएगी वो सांद्रता नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, विलय प्लस विलायक है तो इसमें क्या आएगी, कुछ सांद्रता। और सांद्रता निकालने के कई सारे फॉर्मूले हमारे पास, मोलरता, मोलरता जिस तरीके से हमें निकालना है वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, किसके बारे में, विलयन की क्या है, सांद्रता। विलयन की सांद्रता कहाँ से, निम्न सांद्रता से किस तरफ जाती है, उच्च सांद्रता। यहाँ पे किसकी, विलयन की सांद्रता क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम है। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना है कि जो विलायक होता है वो किधर मूव करेगा, जहां पे विलायक के कण कम होंगे। और एनसीईआरटी में किसके बारे में लिखा हुआ है, विलयन के बारे में। यहाँ पे क्या होगा कि विलयन की जो सांद्रता होगी
विलयन विलयन की सांद्रता जो होगी वो किधर से है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाती है। और जब हम विलायक के उस पे प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, विलायक के तरीके से देखेंगे, विलायक के उससे देखेंगे तो क्या होगा कि जो सांद्रता की क्या होगी, उच्च सांद्रता से किसकी तरफ जाएगा, निम्न सांद्रता की ओर। आगे बढ़ते हैं, परासरण दाब क्या होता है। ये देखिए कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे जब हम इन दोनों को रखते हैं तो क्या होगा कि ये परासरण करेगा, क्या शुद्ध विलाय किस तरफ जाएगा, विलयन की तरफ जाएगा और इसको इसको तरफ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि क्या होगा कि उच्च सांद्रता से किसकी तरफ जाएगा, निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है। और परासरण को रोकने के लिए हम किस तरफ दाब लगाएंगे, जिससे कि परासरण जो जो गमन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, उसे रोकने के लिए किधर साइड प्रेशर लगाएंगे। तो इधर साइड हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। इधर साइड कोई एक पिस्टन लगाते हैं, इधर इधर हमने क्या किया है, पिस्टन लगाया एक। तो जब हम यहाँ से दाब लगाएंगे तभी तो यहाँ पे दाब लगेगा, और यहाँ से जो इधर से इधर जाने वाले जो अणु थे वो क्या आएंगे, रुकेंगे। जितना ज्यादा क्या होगा यहाँ पे जो प्रेशर जिसको रोकने के लिए, किस दाब को रोकने के लिए, इस दाब को रोकने के लिए जो यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट जो हो रहा था, यहाँ से जो विलायक है वो यहाँ पे आ रहा था, उसके मूवमेंट को रोकने के, उसके गमन को बिल्कुल रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, परासरण दाब। उसे क्या बोलते हैं, परासरण दाब। ये देखिए, ये तो समझ में आ गया परासरण दाब। हमें पता है कि विलायक क्या होता है, किस तरफ मूव करता है, जहां पे जो विलायक की जो सांद्रता होगी वहां क्या होगी, कम होगी, उस तरफ मूव करता है। जब हम क्या करेंगे, इसमें दाब लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला इधर से जो जा रहा था वो रुक जाएगा। उसी दाब को क्या कहेंगे हम, परासरण दाब बोलेंगे। परासरण दाब की डेफिनेशन देखते हैं। झिल्ली में से विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर प्रवाह विलयन पर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे, परासरण दाब कहला, जो वो होता है उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। जो हमने उसको क्या, उसके गमन को रोकने के लिए जो दाब लगाया है उसको क्या बोलेंगे, परासरण दाब। तो परासरण दाब अब किस किस पर निर्भर करेगा वो चीज देखिए। परासरण दाब किस पर निर्भर करेगा, जैसे परासरण को हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से। पाई प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये चीज समझिए, जैसे हमने जो एक इसमें विलायक और क्या ले रखे हैं, हमने विलयन ले रखे हैं, यहाँ पे पारगम्य अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई रखी है। तो यहाँ पे क्या है, शुद्ध विलायक है, और यहाँ पे क्या है, विलयन है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे क्या, विलय की मात्रा ज्यादा होगी, क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, प्लस विलायक होता है ना ये। तो यहाँ पर जिसकी विलय की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन कब ज्यादा होता है, जब विलय की मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर विलय की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन सांद्रता जो होगी ज्यादा होगी, या ये वाली चीज जो होगी, विलयन जो होगा जितना गाढ़ा होगा, क्या होगा, इधर वाला उतना ही तेजी से इसकी तरफ जाएगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या है, 100 लीटर हमने वो मान लिया, जैसे 100 लीटर भी इधर ही है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे अब विलय हमने ले लिया 10, और क्या ले लिया हमने, ये कितना रह जाएगा, अब हो जाएगा जो विलय ले लिया हमने 10 ग्राम ले लिया, तो विलय क्या हो जाएगा, 90। तो क्या होगा कि अब क्या हुआ, 90, तो इसमें क्या हो गया, विलायक की इतनी कमी आ गई। अगर और भी ज्यादा विलय लेते हैं तो क्या होगा, उतनी ही ज्यादा किसमें, विलायक में कमी आएगी, और जो इधर वाला जो शुद्ध विलायक है उतनी ही तेजी से क्या करेगा, गमन करेगा, उतनी ही तेजी से इधर साइड आएगा। जितनी तेजी से इधर साइड आएगा उतना ही प्रेशर हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, किसको, इसके मूवमेंट को रोकने के लिए, उसको गमन को रोकने के लिए हमें उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। तो दाब किसके प्रोपोर्शनल हो गया, कंसंट्रेशन में, यानी कि किसके प्रोपोर्शनल हो गया, सांद्रता के। तो ये क्या है,
विलयन की सांद्रता। और किस पे निर्भर करेगा? ये प्रेशर जो है किस पे निर्भर करेगा? तापमान पे भी। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तापमान। अब अब हमें क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को करेंगे तो ये किसके आ जाएगा? सी टी। क्या पाई किसके प्रोपोर्शनल आ गया? सी टी के। जब हम प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आएगा? सी आर टी। सी आर टी बोलने में अच्छा लगता है इसलिए आर यहाँ रख दिया है। ये क्या है? नियतांक। ये चीज समझ में आ रही है? अब ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। ये इसके कई सारे क्वेश्चन आ जाते। अब आते हैं हम प्रतिलोम परासरण पे, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे हमने पहले देखा था अभी परासरण दाब में कि हमने क्या लगाया था, यहाँ पे एक दाब लगाया था किसको रोकने के लिए? परासरण को रोकने के लिए। ये कौन सा दाब था? कितना था? पाई था। हमने कितना परासरण दाब, किसको? परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया था वो परासरण दाब था। वो किससे रिप्रेजेंट किया था? पाई से। यहाँ पे पाई हमने क्या किया है? दाब लगाया है। लेकिन अब क्या करें, हम किया है कि हम क्या कर रहे हैं, परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ का जो विलयन, जिस इस विलयन में जो विलायक होगा वो क्या होगा? अब क्या होगा? इधर साइड क्या करने लग जाएगा? गमन करने लग जाएगा, इधर साइड मूव करने लग जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे हम? प्रतिलोम परासरण। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बीकर लगा के हम यहाँ से शुद्ध जल का निकाल सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे एक, जैसे खारे पानी को लिया, यहाँ पे क्या है? नमक और जो भी लवण मिले हुए थे उसमें, किसमें? विलयन में। मतलब जो पानी खारा पानी है, हम इसको कैसे शुद्ध पानी में परिवर्तित कर सकते हैं? इस प्रोसेस से, प्रतिलोम परासरण की से हम क्या करेंगे, इसको जो पानी है पानी को क्या कर सकते हैं? हम शुद्ध कर सकते हैं। जैसे वो जो खारा पानी होता है उसमें क्या होता है? नमक होता है और पानी होता है। जब हम इसमें प्रेशर, कितना परासरण दाब से भी ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा कि जो यहाँ का जो जितना भी विलायक होगा, जो पानी होगा, वो किधर साइड? इधर साइड मूव कर जाएगा, जिससे हम एक बर्तन में हम मीठा पानी या मतलब शुद्ध पानी, शुद्ध जल को निकाल सकते हैं। हम इससे क्या कर सकते हैं? जल को साफ कर सकते हैं। इसको डेफिनेशन देखें। इस चित्र में बने विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर परासरण की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात शुद्ध विलायक विलयन की विलायक की ओर गमन करता है। इसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। यानी कि पहली चीज क्या होती है? परासरण। परासरण क्या होता है? क्या होता है कि उच्च जहाँ पे ज्यादा विलायक होता है, विलायक उच्च सांद्रता से किसकी तरफ? निम्न सांद्रता की ओर मूव करता है, उसको क्या बोलेंगे? परासरण बोलेंगे। विलायक क्या होता है? विलायक विलयन की तरफ गमन करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? परासरण। किससे? जब वो अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल के जाता है। और फिर हम उसको परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं उसको वो क्या बोलते हैं? परासरण दाब। और तीसरा कि अगर हम परासरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं तो क्या होगा कि जो विलयन में जितना विलायक होगा वो किधर साइड? अब विलायक की तरफ गमन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिलोम परासरण। ये चीज सारी समझ में आ रही है?